गीज़ा के ये 3 शानदार पिरामिड्स कैसे बनाए गए? ये शायद इन कदीम ढांचों के इर्द गिर्द घूमने वाली सबसे बड़ी मिस्ट्री है। लोग 2.5 टन से 80 टन वजनी बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए 147 मीटर लंबी बिल्डिंग कैसे बना सकते हैं? हर एक पत्थर को इंतहाई बारीकी से और बराबर काटा गया था, जबकि काटने के लिए एडवांस टूल्स भी अवेलेबल नहीं थे। इन पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर कैसे रखा गया जब पहिया भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था? और ये सब सिर्फ 20 साल के टाइम पीरियड में मुकम्मल हुआ। जी हाँ, रिसर्चर्स का कहना है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा सिर्फ 20 साल में बनाया गया था। जिन लोगों ने पिरामिड्स बनाए वो हाईली स्किल्ड लोग थे। उन्हें भूखा प्यासा और मारा पीटा नहीं जाता था जैसा कि मूवीज में दिखाया जाता है, बल्कि इन्हें अच्छी खुराक दी जाती थी और इनका खास ख्याल रखा जाता था। वो कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास के शहरों में रहते थे और साल भर मुख्तलिफ कम्युनिटीज की तरफ से इनकी मदद भी की जाती थी। किसान ऑफ सीजन के दौरान इस प्रोजेक्ट में अपनी मेहनत का हिस्सा डालते थे। एक लिहाज से पूरी सल्तनत इस नेशनल प्रोजेक्ट में यूनाइटेड थी, जो फेरो से अपनी वफादारी जाहिर करती थी। ये अंदाजा लगाया गया है कि तकरीबन 20,000 से 30,000 लोग कंस्ट्रक्शन में शामिल थे, जो तकरीबन 10 घंटे रोजाना काम करते थे। इस प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन, 8,000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोर्टार का इस्तेमाल किया गया था। इनमें से ज्यादातर मटेरियल आसपास से ही हासिल किया गया था। अब सवाल ये पैदा होता है, इन पत्थरों को कैसे खोदा और काटा गया? इस वक्त कॉपर कॉमन मेटल के तौर पर इस्तेमाल होता था और कॉपर से टूल्स बनाए जाते थे। ग्रेनाइट जैसे सख्त पत्थरों को डोलोराइट का इस्तेमाल करते हुए तोड़ा जाता था। ये लोग पत्थरों में क्रैक्स और होल ढूंढते थे। इनमें हथौड़े की मदद से पानी में भिगे हुए लकड़ी के वेजेस डालते थे। पत्थर पानी को अब्सॉर्ब करता था और वेजेस एक्सपैंड हो जाती थी, जिसकी वजह से पत्थर टूट जाते थे। अगला बड़ा चैलेंज इन पत्थरों को मूव करना था। 800 किलोमीटर दूर बगैर पहिए वाली गाड़ियों के इन बड़े ब्लॉक्स को कैसे ले जाया गया? इसके बारे में भी एक थ्योरी है कि दरिया के साथ पत्थरों को ले जाने के लिए बेड़ों का इस्तेमाल किया गया था। पिरामिड्स की जगह पर पहुंचने के बाद पत्थरों को गीली रेत पर स्लेजिस का इस्तेमाल करते हुए ट्रांसपोर्ट किया जाता था। इस इंटरेस्टिंग थ्योरी को 2014 में एक स्टडी में पेश किया गया। इस थ्योरी की बेस 1900 बीसी के आसपास की एक मकबरे जेहोती हुटिप के मकबरे में पाए जाने वाली एक पेंटिंग थी। इस पेंटिंग में 170 लोग एक बड़े स्टैचू को स्लेज पर खींचते हुए दिखाई देते हैं। स्टैचू को खींचने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल किया गया था और अगर आप गौर से देखें तो आप एक आदमी को स्लेज के सामने रेत पर पानी डालते हुए देख सकते हैं। स्टार्टिंग में रिसर्चर्स का ख्याल था कि ये किसी किस्म की रस्म का हिस्सा है, शायद स्लेज से पहले पानी डालने की कोई रस्म थी। लेकिन जब फिजिसिस्ट डैनियल बोन और इनकी टीम ने एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने डिस्कवर किया रेत में पानी की एक सर्टेन अमाउंट तकरीबन 2 से 5% शामिल करने से फ्रिक्शन बहुत कम हो जाती है। इससे रेत पर भारी चीजों को भी खींचना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। इससे जाहिर हुआ कि एंशिएंट इजिप्शियंस इसी टेक्निक को यूज करते होंगे। एक बार जब पत्थर पिरामिड की जगह पर पहुंच गए तो असल चैलेंज शुरू हो गया। इन्हें उठाकर एक के ऊपर एक को रखना। मशीनों और पुली की मदद के बगैर इन बड़े ब्लॉक्स को कैसे उठाया गया? इसका जवाब है कि रैंप्स का एक सिस्टम बनाया गया। 2015 में इंग्लिश और फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने एक क्वेरी में 4500 साल पुराना लकड़ी का एक रैंप डिस्कवर किया, जो इस थ्योरी के लिए ठोस एविडेंस प्रोवाइड करता है। स्कॉलर्स ने सजेस्ट किया कि एक रैंप सिस्टम बनाया गया होगा, जो कि जमीन से पिरामिड के ऊपर तक एक स्ट्रेट स्लोप था। पत्थरों को स्लोप के ऊपर ले जाने के लिए उन्होंने स्लोप के साइड्स में लकड़ी के पिलर्स गाड़ दिए। फिर रस्सियों का इस्तेमाल किया गया। रस्सियों को पिलर्स के गिर्द लपेटकर पत्थरों के ऊपर की तरफ खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये थ्योरी फिजिसिस्ट जोसेफ वेस्ट ने 2014 में सजेस्ट की थी। इस थ्योरी के मुताबिक पिरामिड का हर एक लेवल मुकम्मल करने के बाद वो एक नया रैंप बनाते होंगे ताकि स्लोप का एंगल ज्यादा ना हो सके। वो एक लंबा रैंप बनाते और आहिस्ता आहिस्ता हाइट को इंक्रीज करते होंगे। इसके अलावा एक दूसरी थ्योरी भी है कि पत्थरों को उठाने के लिए लीवर का इस्तेमाल किया गया होगा। इसके लिए एक ऊंचा मुकाम इस्तेमाल किया जाता था जिसके ऊपर एक लंबा डंडा रखा जाता था। डंडे के एक सिरे पर वजन के साथ पत्थर को उठाना, घुमाना और पोजीशन में लाना आसान हो जाता होगा। स्कॉलर्स का ख्याल है कि ऐसा ही एक सिस्टम जिसे शादोफ का नाम दिया जाता है, इजिप्ट में हजारों साल से दरिया नील से पानी निकालने के लिए भी इस्तेमाल होता था। सुनकर तो ये दोनों थ्योरी समझ में आती
आउटर लेयर थी जो बहुत फाइन व्हाइट लाइमस्टोन से बनी थी। इस लेयर ने पिरामिड को सूरज की रोशनी में शानदार सफेद चमक दी होगी। बदकिस्मती से ये लेयर हजारों सालों में खुफू और बेनकावरे के पिरामिड से खत्म हो चुकी है, लेकिन इसका एक हिस्सा खाफरे के पिरामिड्स के ऊपर बाकी है जो हमें इसकी असल शक्ल की एक झलक पेश करता है। अब हम इन पिरामिड्स के बारे में एक और हैरान करने वाली चीज की बात करते हैं, इन पिरामिड्स का डिजाइन। ये भी इंतहाई दिलकश है। क्या आप जानते हैं कि पिरामिड की डायरेक्शन तकरीबन मुकम्मल तौर पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के साथ एग्जैक्टली पॉइंट करती है। गलती नाकाबिले यकीन हद तक कम है, सिर्फ 1 डिग्री का 15वां हिस्सा, वो भी बगैर कंपास और जीपीएस जैसी टेक्नोलॉजी के। वो लोग इतनी एक्यूरेसी कैसे हासिल कर सके? रिसर्चर्स ने इस बारे में भी मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशन पेश की है। एक थ्योरी बताती है कि उन्होंने ऑटोम इक्विनॉक्स का इस्तेमाल किया, जब जमीन का झुकाव इस तरीके से हो जाता है कि दिन और रात बराबर हो जाते हैं। जमीन पर पड़ने वाला शेडो नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में होता है। इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए पिरामिड्स की डायरेक्शन को सीधा किया गया था, तो सेम डिग्री ऑफ एरर इस शैडो में भी होना चाहिए था जब ऑटोम इक्विनॉक्स होता है। एक और थ्योरी बताई जाती है कि वाली नस्लें रिसर्च जारी रख सकें और कंप्लीट सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन डिस्कवर कर पाएं। उम्मीद करता हूं हमारी आज की ये काविश आपको पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।